हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी में। और यहां पर आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम क्या बात करेंगे। क्लास 10th कक्षा 10 अर्थशास्त्र के अध्याय 3 मुद्रा और साख से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहां पर हम 3 नंबर में आए हुए प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी जो पिछले एग्जामिनेशन में आए हैं, पूछे गए हैं प्रश्न, और साथ में जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रश्नों को देखेंगे। अब यहां पर देखिए, इस वीडियो में 3 नंबर वाले प्रश्नों की बात की जाएगी। इसके अलावा एक वीडियो है जिसमें हमने 5 अंकों वाले प्रश्नों की बात की गई है। अलग से वीडियो किया है जिसमें एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को हमने डील किया है। और अगर अभी तक आपने पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा तो उसके लिए हमने भी कई सारे वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक वीडियो में एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है और दूसरे वीडियो में नोट्स के जरिए समझाया गया है। तो आपके लिए पूरा सब चीज अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। तैयारी आपको करनी है, जमकर करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। और सब कोई को बताना है कि तैयारी कहां से की थी, एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी से। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने पहला प्रश्न आ जाता है। पहला प्रश्न यहां पर क्या पूछता है, क्या कहता है? पहला प्रश्न यहां पर कह रहा है, मुद्रा के आधुनिक रूप को स्पष्ट कीजिए, मुद्रा की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। मुझे लगता है कि यह काफी छोटा लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं ना, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। एक सेकेंड, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ओ सॉरी, यहां पर कहता है मुद्रा के आधुनिक रूप को स्पष्ट कीजिए, मुद्रा की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। अब यहां पर देखिए, आपको मैं उत्तर बता रहा हूं, लेकिन उत्तर ऐसा नहीं है कि आपको फोटोकॉपी नहीं करना है। आपको यहां से उत्तर समझ लेना है और आप अपने हिसाब से अध्याय को समझकर, इस उत्तर को समझकर मिलाकर अपना खुद का आंसर अच्छा बना सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां से बस आपको आइडिया ले लेना है कि किस तरीके से मैंने उत्तर दिया है और आप कैसे उत्तर देंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है? मुद्रा के बारे में, मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में, और साथ में मुद्रा की विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि भैया मुद्रा क्या होता है, किस चीज को हम मुद्रा कहते हैं। तो भैया मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर सकती है। मतलब जब भी हम वस्तुओं का विनिमय करने की बात करें, एक्सचेंज करने की बात करें, तो उसके बीच में मुद्रा आता है, जो कि हमारे विनिमय को क्या कर देता है, आसान बना देता है। मुद्रा के आधुनिक स्वरूप में कागजी मुद्रा और सिक्के शामिल हैं। आज के समय में हम क्या यूज करते हैं? नोट इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के नोट, ये जो नोट है 10 रुपए का, इसी तरीके के नोट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। करेंसी या फिर कागजी मुद्रा कहते हैं। और इसके अलावा आप सिक्के भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरीके से मुद्रा का आधुनिक रूप है। इसके अलावा मुद्रा का आधुनिक रूप में आप मांग जमा भी लिख सकते हैं, कि बैंकों में जो हम मांग जमा करते हैं वो भी मुद्रा का एक आधुनिक रूप है, उसको भी लिख सकते हैं। साथ में आज के समय हम क्या करते हैं, आधुनिक रूप में हम सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, नोट का इस्तेमाल करते हैं, मांग जमा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के समय से पहले पुराने समय में क्या होता था, पारंपरिक जो रूप थे मुद्रा के, वो को क्या थे, वो थे आपके अनाज, पशु। फिर हम थोड़ा ग्रोथ हुआ, हमें थोड़ा समझ में आया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने सोने, चांदी, तांबे को, यानी धातु के सिक्कों को प्रयोग शुरू कर दिया। तो समझ गए कैसे उत्तर देना है भैया? सिंपल, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा में क्या कौन कौन से रूप हैं, ये स्पष्ट कीजिए। उसके बारे में थोड़ा समझाइए कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है। जो आज का कागजी मुद्रा है उसको हमारी सरकार मान्यता देती है, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो मुद्रा की अगर प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो विशेषताएं भी आप खुद से लिख सकते हैं। और आइडिया चाहिए, यहां से देखिए, यह आमतौर पर धन के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसमें सिक्के और कागज के नोट शामिल होते हैं। यानी कि जो आम लोग हैं वो क्या करेंगे, मुद्रा के रूप में इस आधुनिक रूप को स्वीकार करेंगे। आप जब इस 10 रुपए के नोट को भारत में किसी को भी दीजिएगा, वो मना नहीं कर सकता है इसको लेने से। यानी कि क्या है, इसको सभी लोग मुद्रा के रूप में स्वीकार करेंगे। आप इसके बदले में 10 रुपए की कीमत वाली कुछ भी चीज आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है,
अब यहां पर देखें, इसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है और एक अर्थव्यवस्था के अंदर परिचालित किया जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कागज है, इसकी खुद से कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसकी कीमत 10 रुपए है। क्यों है? क्योंकि इसको सरकार ने मान्यता दी है, सरकार ने इसका कीमत 10 रुपए तय किया है, इसके ऊपर कुछ लिखा है, कुछ डिजाइन है, कुछ है, मतलब सरकार ने इसे मान्यता दिया है। और यहां पर एक अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर परिचालित कहने का मतलब क्या है, मतलब भारत के अंदर इस नोट का कीमत होगा। भारत के बाहर अगर हम जाते हैं तो कोई दूसरा देश की सरकार जो है वो अपना अलग नोट जारी करती है, और वो चाहे तो भारत के नोट को स्वीकार करे और चाहे तो उसे खारिज कर सकती है। यानी इसकी मान्यता कहां तक है, हमारे देश की सीमा तक। ठीक है, आधुनिक मुद्रा का विनिमय के अतिरिक्त कोई और उपयोग नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि इसकी खुद से कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर हम पारंपरिक रूपों की बात करें तो सोने के सिक्के जो होते हैं, जो इस्तेमाल होते थे, वो सोने के सिक्के सोने होते थे, उसकी खुद की कीमत होती थी। जो अनाज होते थे जिनको कि हम मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, उनकी खुद की कीमत होती थी। लेकिन आज जो मुद्रा है हमारा, उसका खुद में कोई कीमत नहीं है। क्या ये कागज 10 रुपए का है, इसकी कीमत 10 रुपए है क्या? जी नहीं, 10 पैसे 20 पैसे भी नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा सस्ता ये पूरा पेपर आता है। समझ गए? बल्कि इतना बड़ा है ये, समझ गए? अब इसके बाद क्या है, यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक भारत में भारत सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है। मतलब क्या हुआ, कौन करता है मुद्रा जारी? भारत का भारतीय रिजर्व बैंक। विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, साथ में एक और चीज लिख सकते हैं कि भैया देखो, जो मांग जमा होता है उसमें किसी चीज का आदान प्रदान किए बिना हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मुद्रा का भुगतान कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न यहां पर कहता है साख से क्या तात्पर्य है, साख की शर्तों को स्पष्ट कीजिए। साख क्या होता है? साख का सिंपल मतलब क्या हुआ, कर्जा, जो हम लोन लेते हैं उसी की बात हो रही है। यहां पर साख की या ऋण से तात्पर्य एक सहमति है से है, जहां ऋणदाता कर्जदार को धन, आवश्यक वस्तु, सेवाएं उपलब्ध कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। मतलब क्या हुआ, मतलब भैया तुमको जो अभी चाहिए हम दे देंगे, लेकिन वादा करो कि तुम हमको बाद में वापस कर दोगे। मतलब आपको पेन चाहिए, आपके पास पेन नहीं है, बगल वाले से पेन मांगा, भैया पेन दे दो, अभी लिख लूंगा, बाद में तुम्हें पैसे, मैं पेन वापस कर दूंगा। मतलब क्या हुआ, आपने साख लिया, कर्जा लिया, ऋण लिया, लोन लिया। उसी तरीके से जब आप बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भैया पैसा नहीं है, पैसा दे दो, अभी मैं इस्तेमाल करूंगा तुम्हारा पैसा, बाद में जब हो जाएगा मैं तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा, साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा वापस कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, साख का मतलब क्या होता है, ये तो वैसे अध्याय में हमने अच्छी तरीके से बात की थी। ये साख एक ऐसा सहमति है जहां पर ऋणदाता कर्जदार को धन, वस्तु, सेवा, कुछ भी चीज दे सकता है, बदले में क्या मिलेगा, उसे एक वादा मिलेगा कि मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगा। ठीक है, और यहां पर यही सिंपल सा बात कि भाई हमारी प्रतिदिन की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी ना किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। किसी ना किसी रूप कहने का मतलब, आप दुकान में गए, भैया सामान दे दो, शाम को पैसा दूंगा, भाई टॉफी दे दो, शाम को पैसा दूंगा, किताब दे दो, शाम को पैसा दूंगा। ये चीज होता है या नहीं होता है? बिल्कुल, जी हां, एकदम होता है। अब अगला चीज क्या पूछा जा रहा है, साख की शर्तें। साख की शर्तें क्या होती हैं? तो भैया जब भी कोई ऋण लिया जाता है, जब भी कोई लोन लिया जाता है, तो सबसे पहले वादा लिया जाता है कि पैसा लौटाओगे कब, लौटाओगे तो 100 रुपया लिया था तो 100 दोगे कि 110 दोगे, दोगे तो कब तक दोगे, या फिर तुम कागज दिखाओ कि तुम्हारे पास उतना पैसा है कि तुम वापस दे दोगे। क्या है ये ऋण की शर्तें हैं। मतलब क्या हुआ, यहां पर लिखिएगा कैसे, साख की शर्तें उन परिस्थितियों या दशाओं का एक समूह है जिनके अंतर्गत ऋण दिया जाता है। इसमें ऋण भुगतान के तरीके, ब्याज की दर, ऋण की अवधि और अन्य संबंधित दशाएं शामिल हो सकती हैं। साख की शर्तों में समर्थक ऋणधार अर्थात गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु या आवश्यक दस्तावेज शामिल है। साख की शर्तें ऋणदाता और उधारकर्ता की प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। साख की शर्तें क्या होती हैं?
एक तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन कि भाई कहीं भी फॉर्म भरने जाइएगा, कुछ भी कीजिएगा तो क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन कि ये चीज ध्यान में रखिएगा। वही होता है कि सबसे आप गए बैंक के पास लोन लेने, बैंक बोला कि पैसा कब लौटाओगे, ठीक है पैसा कब लौटाओगे, कितना ब्याज पर लोन मिलेगा वो बैंक बताएगा, तुमको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी बताएगा कि तुम्हारे पास कैपेसिटी औकात है कि नहीं है, तुम कितना कमाते हो, तुम आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, सब चीज दिखाओ, तब वो देखेगा कि हाँ भैया ये आदमी को लोन देंगे ना तो ये पैसा वापस कर देगा, 6 महीना के लिए देंगे तो ये वापस कर देगा, इतना सूद लगाएंगे तो ये वापस कर देगा। तो सब चीज जो कंडीशन लगाया जाता है आपको लोन देने के समय, वो सारे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साख की शर्तें कहते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है स्वयं सहायता समूह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। भैया स्वयं सहायता समूह तो आप पढ़े होंगे क्या होता है, तो वहां पर आपको यह समझाना है कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। भाई आंसर बहुत ही आसान है, मतलब बता देना है कि स्वयं सहायता समूह होता क्या है, काम क्या करता है, कैसे काम करता है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर सबसे पहले स्वयं सहायता समूह क्या होता है यह आपको समझाना है। इसमें क्या समझाइएगा कि देखिए अनौपचारिक स्रोतों की अपेक्षा बैंक से ऋण लेना मुश्किल है। स्वयं सहायता समूह की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं, बैंकों से ऋण लेने के लिए वो सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास ऋणाधार नहीं है, साख की शर्तें वो पूरी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से यानी कि समर्थक ऋणाधार, सुरक्षा और आवश्यक दस्तावेजों के न होने के कारण गरीबों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। और यहां पर स्वयं सहायता समूह इसी परेशानी को दूर करने के लिए बनाया गया है या फिर लाया गया है। तो अब स्वयं सहायता समूह होता क्या है, स्वयं सहायता समूह आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि एक मोहल्ला है, वहां पर किसान लोग रहते हैं, तो उन सभी में से 20-30 लोग जुटे और उन्होंने अपना खुद का एक स्वयं सहायता समूह बनाया, किसान स्वयं सहायता समूह। तो इसी तरीके से क्या होता है, अलग अलग गांव में, अलग अलग इलाके में अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग समाज के, वो आपस में एक साथ आते हैं और एक स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। जैसे कोई इलाका है वहां पर बुनकर लोग रहते हैं, कपड़े की बुनाई करने वाले लोग रहते हैं, वो अपना स्वयं सहायता समूह बना लेंगे। किसी गांव में किसान रहते हैं तो वहां पर किसान लोग अपना स्वयं सहायता समूह बना लेंगे। अब ये लोग काम कैसे करते हैं, अब यहां पर ये जो लोग होते हैं ये एकत्रित होकर अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पैसा बचाते हैं। मतलब क्या होगा, मतलब कि भाई ये लोग जमा होंगे, ये बैठेंगे और जितना उनको हो सके उतना पैसा वो जमा करेंगे। कोई डेली 20 रुपए जमा करेगा, कोई डेली 50 रुपए करेगा, कोई डेली 100 रुपए करेगा, यानी जितना पैसा है, जितना सक्षम है उतना वो जमा करेंगे। अब ये जमा करके ये समूह में एक जगह पर पैसा जमा कर लेंगे और उस पैसे का उपयोग करके जो लोग हैं इस समूह के वो लोन ले सकते हैं उस समूह से ही। मतलब हमने 20 लोगों ने मिलकर जमा करके 20,000 रुपए जमा कर लिए। मुझे 5,000 रुपए आज जरूरत है, गाय खरीदना है या कुछ खरीदना है, मैं बोलूंगा अपने समूह से कि भैया मुझे 5,000 दे दो, मैं वापस कर दूंगा। जो समूह है वो मेरे ही लोग, आसपास के लोगों का है, वो मुझे 5,000 रुपए दे देगा, मैं उसका उपयोग करूंगा और सूद के साथ कुछ समय बाद पैसे वापस कर दूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, इस तरीके से काम करता है। अब यहां पर यह समूह से जो लोग ऋण लेते हैं वो अपने छोटे छोटे ऋण लेते हैं, यानी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं। और यहां पर इनको ऋण क्या होता है, कम ब्याज पर मिल जाता है। और साथ में ये जब लगातार साल 2 साल 3 साल तक अपने पैसे को बचाते रहते हैं, जमा करते रहते हैं बैंक में, तो बैंक देखता है कि हाँ भैया इन लोग जो है ना, इन लोग का ये स्वयं सहायता समूह ये अच्छा काम कर रहा है, ये पैसे समय पर जमा कर देता है। तो बैंक बोलता है कि भैया आप लोग जो है ना, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लोग को अगर हम लोन देंगे तो आप लोग वापस कर दीजिएगा। तो यहां पर ऋण क्या करता है, जो बैंक होता है वो आगे चल के क्या कर देता है, बैंक ऋण दे देता है। और ये फिर ये जो समूह है ये अपने पैसे के अलावा बैंक से भी ऋण लेकर उसका भी अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ये स्वयं सहायता समूह काम करता है। और इसमें और चीज आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि जैसे स्वयं सहायता समूह जो है वो लोगों के जो स्वावलंबी बनाने में मदद करता है, उनको एक तरीके से स्वरोजगार देने में मदद करता है, उनके समाज में जो प्रॉब्लम है उसको बातचीत करने के लिए एक मंच देता है। ये सारी बातें भी आप कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का उदाहरण की सहायता से वर्णन करें, या फिर
आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। यानी यहां पर क्या कहा जा रहा है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की बात की जा रही है। यह क्या होता है, यह एक तरीके से सबसे पहले समझते हैं कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है। यह सीबीएसई 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे कहता है उत्तर क्या होगा, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ है कि जब दोनों पक्ष अर्थात खरीदार तथा विक्रेता एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर जैसे ये आदमी है, ये सेव बेचने गया बाजार में, सेव बेच के इसको क्या खरीदना है, केला खरीदना है। तो यहां पर ये दूसरा आदमी ऐसा खोजेगा जो कि केला बेच रहा हो और सेव खरीदना हो। मतलब मैं बाजार में, पूरे बाजार में सेव लेकर घूमूंगा, सेव ले लो केला दे दो। तो वही आदमी मुझे चाहिए जो क्या करेगा, केला देगा और सेव लेगा, और कोई दूसरा आदमी से मुझे कोई मतलब नहीं है, दूसरा आदमी से मुझे बात भी नहीं करना है। यह स्थिति है। अगला क्या हुआ, अगला हुआ कि एक व्यक्ति है जो कि क्या बेच रहा है, भेड़ बेच रहा है, बदले में उसको क्या चाहिए, सेव चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, इसको यही आदमी खोजना पड़ेगा, दूसरा ऐसा आदमी जो कि सेव बेच रहा हो और उसे भेड़ खरीदना हो, और किसी आदमी से व्यापार नहीं मुमकिन है। अगला क्या हुआ, अगला हुआ कि भैया तुम जो है ना मेरा बाल काट दो, मैं तुम्हारा घर में मजदूरी कर दूंगा। तो ऐसा इस व्यक्ति को ऐसा आदमी खोजना है जो कि बाल काट दे और बदले में क्या करे, मजदूरी करवा ले। और इसको ऐसा आदमी खोजना है जिसका ये बाल काट दे और बदले में वो मजदूरी कर दे। मतलब क्या हुआ, पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है, सीधे सीधे आप दूसरे व्यक्ति से सामान की अदला बदली कर रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। समझ गया कि भैया ये कैसे काम करता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो इसी चीज को आप लिख दीजिएगा वर्ड में, शब्दों में ऐसे लिख दीजिएगा कि क्या होता है, और उसके बाद क्या कीजिएगा, एक उदाहरण दीजिएगा। उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि एक जूता बनाने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो जूता बनाता है और उसे क्या करना है, गेहूं खरीदना है। अगर वो पैसे का इस्तेमाल करे तो क्या होगा, जूता बेचेगा, पैसे लेगा, जाकर गेहूं खरीद लेगा और वो अपने घर चला जाएगा। लेकिन अगर वो पैसे का इस्तेमाल ना करे, उसे वस्तु विनिमय करना हो या फिर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की बात करें, इस व्यवस्था से उसे अपना जूता बेचना हो, तो क्या करना होगा, ऐसे व्यक्ति को पूरे बाजार में ढूंढना होगा जो कि जूते खरीदे और बदले में गेहूं दे दे। तो सोच लीजिए कितना मुश्किल है। बाजार में कितने लोग आए होंगे उस दिन की भाई वो क्या करेंगे, गेहूं बेचेंगे और जूते खरीद लेंगे। तो यहां पर इस तरीके से क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है, ये एक तरीके से काम करता है। आगे यहां पर देखें, तो आगे यहां पर देखते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। आगे यहां पर क्या प्रश्न कहता है, आगे यहां पर प्रश्न कहता है मुद्रा के आधुनिक तथा पारंपरिक रूपों में अंतर स्पष्ट करें। तो यह कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर आप देखें, तो यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, आधुनिक रूप में क्या आता है, आधुनिक रूप में हमारा आ जाता है जो कागजी नोट है, जो सिक्के हो जाते हैं, बैंक में मांग जमा हो जाता है, ये हमारे आधुनिक रूप में आ जाते हैं। तो आधुनिक रूप के जो मुद्रा हैं उसमें और जो पारंपरिक रूप है क्या अंतर। पारंपरिक रूप जैसे कि पुराने जमाने में जो पशु होते थे, अनाज होता था, या फिर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के उपयोग होते थे, ठीक है। मुद्रा के आधुनिक रूप में कागज के नोट और सिक्के सम्मिलित हैं, और साथ में मांग जमा भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, ये सम्मिलित हैं। और यहां पर मुद्रा का पारंपरिक रूप में सोना, चांदी, तांबा इस्तेमाल होते थे, या फिर आप पशु और अनाज भी लिख सकते हैं कि ये भी इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा आधुनिक मुद्रा का अपना कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ एक कागज है, इसका कोई अपना खुद का कीमत नहीं है। लेकिन जो पुराने जमाने में जो पुराने मुद्रा, पारंपरिक मुद्रा इस्तेमाल होते थे, उनका खुद का वास्तविक कीमत होता था। यानी सोना का सिक्का का कीमत क्यों है, क्योंकि वो सोना का सिक्का है, सोना का कीमत होता है। अनाज का कीमत क्यों है, क्योंकि वो अनाज है, अनाज का कीमत होता है, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक मुद्रा की कीमत क्यों है, क्योंकि उसको सरकार ने मान्यता दी है। इस कागज की कीमत नहीं है,
कागज के ऊपर जो लिखा गया है, जो सिग्नेचर है, उसका कीमत है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं पारंपरिक रूप के मुद्राओं की, तो इनका खुद का कीमत होता है, इनको किसी ने मान्यता नहीं दिया है। यानी कि जैसे सोना का सिक्का है, उसकी कीमत क्यों है? क्योंकि वो सोना का सिक्का है, इसलिए नहीं कि किसी राजा ने उसको जारी किया है। समझ गए? जो अनाज है उसका खुद का कीमत है, उसको किसी राजा ने जारी नहीं किया है। मतलब क्या समझा आपने? मतलब इसी तरीके से आप आधुनिक और पारंपरिक में फर्क करके आप इसको उत्तर को लिख सकते हैं। आगे हमारे सामने प्रश्न क्या आ जाता है? आगे हमारे सामने प्रश्न आ जाता है, ऋण लाभदायक हो सकता है अथवा कर्जदार को कर्ज जाल में फंसा सकता है, व्याख्या कीजिए। इसको अलग तरीके से पूछा गया था एग्जामिनेशन में। क्या पूछा गया था? ऋण लाभदायक और हानिकारक भी हो सकता है, यह परिस्थिति के खतरों पर निर्भर करता है, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि करें। तो ये जो प्रश्न है, इसके बारे में आपके चैप्टर में, आपके अध्याय में स्पेशल पढ़ाया गया है। तो ये जो कहानी आपने देखी थी, एक जो जूता व्यापारी था उसको फायदा हो गया था, एक महिला थी जो कृषक थी, इसको नुकसान हो गया था। ये जो कहानी आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो आपको अंतर या फिर आपको उदाहरण आसानी से पता चल जाएगा कि लाभदायक किस कंडीशन में है और नुकसानदेह किस कंडीशन में है। तो इस प्रश्न को उत्तर करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहां देखिए उत्तर में क्या लिखा गया है। ऋण जो है वो कार्यशील पूंजी है, मतलब कि आपको जो रेगुलर काम है उसको, उसमें वो आपकी मदद करता है, जिसकी आवश्यकता उत्पादन के लिए होती है। ऋण उत्पादन पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए किसान की मदद करता है। किसान की मदद करता है, फसल समय पर तैयार होती है और उसकी आमदनी बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ? फसल काटने से पहले फसल को जब लगाया जाता है, ख्याल रखा जाता है, तब ऋण की जरूरत होती है। उसने क्या किया? फसल सही से उगाया, उसकी कटाई हुई, इनकम हुआ, आमदनी हुआ और उसने ऋण को चुका दिया। क्या हुआ? ऋण ने उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया, उसको फायदा हो गया। लेकिन अगर क्या हो जाए, बीच में प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि फसल बर्बाद हो जाए, तो जो उसने ऋण लिया था पहले फसल उगाने के लिए, फसल को ख्याल रखने के लिए, उसमें दवाइयां डालने के लिए, वो जो ऋण था वो तो अब उसे भरना है, उसके पास आमदनी नहीं है। तो क्या होगा? वो एक तरीके से कर्ज की स्थिति में चला जाएगा, कर्ज जाल में फंस जाएगा और हो सकता है उसे जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़े। मतलब क्या है? इसी कहानी को, इन दोनों कहानी को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, बैंकों में धन जमा करने के क्या लाभ हैं? इसको एक और तरीके से पूछा गया था। क्या पूछा गया था? बैंकों के पास जमा राशि एक व्यक्ति के लिए तथा एक राष्ट्र के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, उदाहरण सहित समझाएं। यानी कि जो बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, उससे देश को कैसे फायदा हो सकता है, यह समझाना है। तो यहां पर इन दोनों प्रश्नों में से आपको जो भी पूछा जाए उत्तर समान होगा। अब यहां पर जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है। थोड़ा सा घुमाएगा, आप फंस जाइएगा। आपको हमेशा समझना है कि भैया इसमें हमको उत्तर क्या पूछा जा रहा है। जैसे बैंकों में धन जमा, बैंकों के पास जमा राशि, दोनों में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, अब यहां पर देखें, यहां पर आगे देखते हैं तो भाई क्या इसका उत्तर होगा। और वैसे देखिए सीबीएसई में कई बार यह पूछा गया है, तो यहां पर उत्तर देख लेते हैं। तो भैया बैंकों में जो हम लोग धन जमा करते हैं, इसमें क्या होता है? यहां पर हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। आपके घर में आप पैसा रखते हैं, हो सकता है कोई डकैती डाल दे, बाढ़ आ जाए तो आपका पैसा बह जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो आपका पैसा नष्ट हो जाए। तो यहां पर क्या होता है? अगर हम पैसे को बैंक में रख देते हैं तो यहां पर यह धन सुरक्षित होता है, यह धन रखने का सुरक्षित स्थान है। अगला क्या? लोग जमा किए गए धन पर ब्याज भी अर्जित करते हैं। मतलब क्या हुआ? आपने पैसा घर में रखा, 100 रुपए रखा, तो वो 100 ही रुपए रहेगा, लेकिन आपने उस 100 रुपए को जाकर बैंक में जमा कर दिया तो वो 1 साल बाद 105 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 5% आपको उस पर ब्याज मिल जाएगा। समझ गए? अगला क्या है? अगला है कि भैया देखो, लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है। मतलब बैंक में आपने पैसा जमा किया तो जरूरी नहीं है कि आप वहां रखें, आपकी मजबूरी नहीं है, आपका मन है। जब तक आपका मन है आप वहां चाहे तो रख सकते हैं, जब भी आपको मन हुआ आप वहां से पैसे
निकाल सकते हैं। समझ गए क्या होगा? साथ में बैंकों में रखा धन मुद्रा के रूप में कार्य करता है। लोग चेक के माध्यम से भुगतान भी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? आपने जो धन मुद्रा के रूप में रखा बैंक में, उसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप चेक दे सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से उसको भुगतान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बैंकों में जो धन रखा गया है वो मुद्रा का क्या है? एक रूप है। अगला क्या है? बैंक अपनी जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखता है और बाकी को ऋण के रूप में दे देता है, जिसका उपयोग जरूरतमंद अपनी साख की जरूरत को पूरा करने में लगाते हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि भैया देखो, आपने पैसा तो रख दिया बैंक में, कोई आदमी है जिसको पैसा की जरूरत है, अपना इलाज करवाना है, घर खरीदना है, कार खरीदना है, वो जाएगा बैंक के पास और आपका जमा किया गया पैसा बैंक उसको दे देगा। और उससे क्या होगा? एक तरफ आपका पैसा सुरक्षित हो गया, आपको ब्याज मिल रहा है, आपको फायदा हो रहा है। दूसरी तरफ वो आदमी जो है, उसकी जो जरूरत है वो जरूरत पूरी हो गई और साथ में उसका भी फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ? राष्ट्र निर्माण में फायदा हुआ या नहीं हुआ? सभी लोगों की जरूरत पूरी हो रही है। कोई गरीब है, किसी का इलाज है, कुछ भी, कोई भी समस्या है, वो अपनी समस्या को, पैसे की समस्या को जाकर बैंक से सुलझा सकता है। तो बैंक क्या करता है? जो जमा करने वाले लोग हैं और जो लेने वाले लोग हैं, दोनों के बीच में मध्यस्थता करता है और सभी लोगों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करता है। आप अगर जमा कर रहे हैं तो आपकी जरूरत क्या है? आप अपने धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उससे और लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन जो आदमी बाहर बैठा हुआ है, जिसके पास पैसे की कमी है, उसको आपका पैसा चाहिए ताकि वो अपनी जरूरत पूरा कर सके। और यहां पर बैंक जो है, ये दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। और ये पूरा जो तरीका है, ये एक तरीके से हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहायक होता है। आप इसको, जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप थोड़ा सा इसको, आपको आंसर को लौटना पड़ेगा। आपको ऐसे कहना पड़ेगा कि हाँ भैया, ये चीज होगा तो हमारा देश को फायदा होगा, ये चीज होगा तो हमारे देश को फायदा होगा। इस तरीके से आप उत्तर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्या प्रश्न कहता है? समर्थक ऋणाधार क्या है, व्याख्या करें। मतलब क्या हो गया? जो ऋण के लिए आप जो गिरवी सामान रखते हैं उसकी बात हो रही है। मतलब क्या हो गया? उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार के लिए क्यों कहते हैं, क्यों मांगते हैं, ये आपको समझना है। अब यहां पर देखिए, समर्थक ऋणाधार क्या होता है? समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है। मतलब आप अगर लोन ले रहे हैं, आप अगर ऋण ले रहे हैं, तो आपके पास जो भी संपत्ति है वो एक तरीके से आप समर्थक ऋणाधार के रूप में रख सकते हैं। जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक में आपने जो पूंजी जमा किया है वो सारे। अब आप जो हैं, अपने पास जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी को, कोई भी, जैसे आपके पास घर है तो घर को आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उधारदाता को गारंटी देने के लिए, और जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सीधा यह है कि भैया, जो मेरे प्रॉपर्टी में से, मान लीजिए 4-5 घर है, उसमें से कोई एक घर अगर मैं गिरवी के रूप में रख दे सकता हूं, गारंटी के रूप में रख देता हूं कि अपने, जिससे मैं लोन ले रहा हूं उसके पास, कि भैया देखो, ये देखो घर है ना, ये घर गारंटी है, ये घर क्या है? ये घर समर्थक ऋणाधार है। मतलब क्या? मतलब कि भैया, इसके बदले तुम मुझे पैसा दे दो, बस मुझे पैसे दे दो, या क्या करो, ये घर तब तक तुम अपने कब्जे में रखो, जब ये पैसे, पूरे पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम क्या करोगे? ये घर मुझे वापस कर दोगे। इस तरीके से होता है। समझ गए? मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो समर्थक ऋणाधार है, ये एक तरीके से गारंटी के रूप में काम करता है, गारंटी देने के रूप में काम करता है कि अगर कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। अगर मैं लोन वापस नहीं कर पाया तो तुम ये घर बेच देना और उसके बदले तुम पैसा ले लेना। यह होता है समर्थक ऋणाधार। समझ गए? संपत्ति में जैसे कि जमीन, बैंक में जमा, पशु इत्यादि सभी आपको समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण है, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है? आपको अच्छी तरीके से समर्थक ऋणाधार क्या कर देना है? समझा देना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, यहां पर काफी सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर एक ही जैसा होगा। अब देखिए, सभी प्रश्नों का सेम उत्तर नहीं होता है। अब यहां पर जब भी मैं 4 प्रश्नों को एक साथ लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका उत्तर लगभग एक जैसा है और आपको खुद से आंसर बना के क्वेश्चन वाइज लिखना है।
कि समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से उत्तर आपको बना के लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, औपचारिक क्षेत्र में ऋणों पर नियंत्रण रखने में भारतीय रिजर्व बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, व्याख्या करें। इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, बैंकों की कार्य प्रणाली पर नजर कौन रखता है, यह निगरानी किस ढंग से रखी जाती है। तो भैया लगभग एक ही जैसा उत्तर हो गया नहीं लोग का। अगला क्या है, भारत में कौन सी सरकारी निकाय कर्जों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, इसकी कार्य प्रणाली का वर्णन करें। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक कैसे काम करता है इसका वर्णन करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्व का उल्लेख करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या महत्व है उल्लेख करें। ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो आइए क्या करते हैं, उत्तर को समझते हैं। वैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर को समझिए, यहां पर इसको फोटोकॉपी मत कीजिएगा, उत्तर आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि आपको आपका अच्छा नंबर मिले। इसमें और कुछ आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़कर उत्तर को लंबा भी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बस बात क्या है कि आपका उत्तर जो शिक्षक होगा, जो कि आपका पेपर जांच करेगा, उसको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, क्या आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए। यहां पर क्या कहता है, यहां पर बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। हमने अध्याय में पढ़ा था कि बैंक जो हैं वो उनके पास जितना भी पैसा जमा होता है उसमें से 15% जो पैसा जमा होता है उसको नगद कैश के रूप में अपने पास वो क्या करते हैं, रखते हैं कि भाई किसी दिन कोई भी जमा करने वाला व्यक्ति पैसा वापस लेने आ गया तो मुझे ये पैसा वापस करना होगा। समझ गए। अब इसके अलावा क्या है, आरबीआई बोले तो भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ऋण न दे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दें। मतलब क्या है, मतलब कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक काम ना करें, बल्कि समाज की स्थिति सुधारने के लिए भी बैंक काम करें। इसके लिए भी क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के ऊपर निगरानी रखता है, ध्यान रखता है। साथ में इसके लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो जितने भी भारतीय बैंक हैं सभी को अपना ब्यौरा कि भैया किसको लोन दिया, किसको नहीं दिया, कितना दिया, किन शर्तों पर दिया, कितने ब्याज दर पर दिया, सभी जानकारी जो है सभी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करानी होती है। समझ गए। इसके बाद औपचारिक ऋणदाताओं के ब्याज की दर भी आरबीआई ही निश्चित करता है, इसलिए सामान्यतः ब्याज दरें कम होती है। जैसे औपचारिक हम कहते हैं, औपचारिक कहने का मतलब क्या, औपचारिक ऋण के स्रोत कहने का मतलब क्या, कि वो सरकारी नियम कानून को फॉलो करती है। अब क्योंकि सरकार का काम है जनता की सेवा करना, जनता का ख्याल रखना, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकों पर हमेशा नजर रखता है कि उनकी जो ब्याज दर है वो सही रहे, वो कहीं ऐसा ना हो कि जनता की कमाई लूट न जाए, ऐसी बात ना हो। क्योंकि हम देखते हैं कि गांव के जो साहूकार होते हैं उनके ब्याज दर कितने चले जाते हैं, 48% सालाना या फिर 60% या फिर 36%। तो ये अच्छा चीज थोड़ा ही ना है, अच्छा चीज नहीं है। लोगों को पैसे की जरूरत है, उसको उनको सही कीमत पर मिले, इसलिए बैंकों पर कौन निगरानी रखता है, आरबीआई निगरानी रखता है। और वो बोलता है कि भैया 5% से ज्यादा तुमको सालाना सूद नहीं लेना है, 7 ले लो चलेगा, लेकिन भैया 40 तो तुम नहीं लेने पाओगे, इतना तुम्हारा नहीं चलेगा। तो यहां पर आरबीआई क्या करती है, ब्याज के दर को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। आप न्यूज में कई बार सुनते होंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया, और भी कई सारी चीजों को ऊपर नीचे करते रहती है आरबीआई। ठीक है। इसके अलावा आप और जोड़ना चाहें तो आप ये भी जोड़ सकते हैं कि भारत में मुद्रा का संचालन आरबीआई द्वारा होता है। मतलब नोटों की छपाई कौन करता है, आरबीआई करती है। कितने नोट छपेंगे, कहां कौन से नोट छपेंगे, ये सारे चीज तय किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। तो इसलिए अगर हम समझें तो आरबीआई में और भी कई सारे 2-3 पॉइंट्स आप बनाकर लिख सकते हैं आरबीआई के कामकाज को। ठीक है। तो यहां पर ये हमारा लघु उत्तर वाला जो प्रश्न वाला जो सीरीज था ये इस अध्याय के लिए खत्म हुआ। इसके अलावा इस अध्याय के ऊपर हम जो दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।